For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज. In this 348th episode, we are going to talk about 16 wordings related to bank everybody should know. तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned, happy learning. In this first segment of this 348th episode, मैंने जैसे बताया आज हम बात कर रहे हैं 16 words related to banks. तो चलिए without wasting any time, जो पहला वर्ड है इस शाम का या वर्डिंग है शाम की वो है एसेट मैनेजमेंट. एसेट मैनेजमेंट, ASSET, एसेट मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट. एसेट मैनेजमेंट यानी कि मीनिंग होता है इसका द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अ क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट्स, कि एक क्लाइंट की कितनी इन्वेस्टमेंट उनको मैनेज करना. जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, आवर एसेट मैनेजमेंट टीम हैज सक्सेसफुली इंक्रीज्ड द क्लाइंट्स पोर्टफोलियो वैल्यू बाय 15% दिस क्वार्टर. मतलब कहने की बात है कि जो हमारी एसेट मैनेजमेंट टीम है उसने सक्सेसफुली जो हमारे क्लाइंट्स है उनकी जो पोर्टफोलियो होता है उसको इंक्रीज कर दिया इस क्वार्टर में 15%. जैसे होता है ना कि कई लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उनका पोर्टफोलियो बेटर होता रहता है, उनका और ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आती हैं, तो उसमें हेल्प की. तो ये कहने का तरीका और आई होप यू गॉट द सेंस. कोई भी डाउट है एसेट मैनेजमेंट को लेके आप पूछ सकते हैं. आप हमें मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे या यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की खोल के वहाँ पे किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट डाल सकते हैं. अभी के लिए जो सेकंड वर्डिंग आ रही है शाम की वो है कोलेट्रल. कोलेट्रल, जी हाँ, ये तो आपने सुना ही होगा. कोलेट्रल, COLLATERAL, कोलेट्रल, COLLATERAL, कोलेट्रल यानी कि एन एसेट प्लेज्ड बाय अ बोरोअर टू सिक्योर अ लोन. मतलब कि कोलेट्रल होता है कि एन एसेट प्लेज, मतलब एक एसेट दे दिया गया लोन के, होता है ना कि मैं लोन पूरा कर दूंगा तब तक आप ये रखो, तो अपना एसेट कोई दे दिया जाए तो वो हो जाता है कोलेट्रल. जैसे एग्जांपल, द बैंक रिक्वायर्ड कोलेट्रल इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट फॉर द बिजनेस लोन. मतलब कि बिजनेस लोन के लिए बैंक को चाहिए था कि एक कोई प्रॉपर्टी हो एसेट या रियल एस्टेट हो एसेट, ताकि वो आगे लोन दे सके. तो आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप लोन लोगे या आपने लिया होगा, तो वो लोन जब हम लेते हैं तो हम एक एसेट होता है ना कि जैसे आपने किसी चीज को कोलेट्रल की तरह रख दिया कि जब तक मैं लोन पूरा नहीं करता ये बैंक के नाम पे है. क्लियर? सो उससे हम कहते हैं कोलेट्रल. तो चलिए कोलेट्रल के बाद जो थर्ड वर्डिंग आ रही है शाम की वो है क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क, CREDIT, क्रेडिट रिस्क, RISK, रिस्क. क्रेडिट रिस्क यानी कि द पॉसिबिलिटी दैट अ बोरोअर विल डिफॉल्ट ऑन अ लोन. मतलब कि ये इसका मतलब होता है जैसे वी नीड टू असेस द क्रेडिट रिस्क बिफोर अप्रूविंग दिस लोन एप्लीकेशन. मतलब होता है कि आपको किसी लोन देने से पहले देखना पड़ता है कि कितना रिस्की हो सकता है, क्या वो देख पाएगा या दे पाएगी. तो वो जैसे द पॉसिबिलिटी दैट अ बोरोअर विल डिफॉल्ट ऑन अ लोन, मतलब कि वो लोन दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो वो आप एक रिस्क प्रॉपर ऐसे होता है प्रॉपर मेजर करते हैं, तो उसे हम कह देते हैं क्रेडिट रिस्क. सो वी नीड टू असेस द क्रेडिट रिस्क बिफोर अप्रूविंग दिस लोन एप्लीकेशन. तो चलिए दिस ब्रिंग्स अस टू अवर फोर्थ वर्डिंग जो कि है लिक्विडिटी. ये तो पता होगा आपको, लिक्विडिटी, LIQUIDITY, लिक्विडिटी, LIQUIDITY, लिक्विडिटी यानी कि मतलब होता है इसका द एबिलिटी टू कन्वर्ट एसेट्स इनटू कैश क्विकली. मतलब कि जब आपके पास कोई एसेट्स है जो आप एकदम से पैसे में, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आप एकदम से उसे बेच के या जैसे भी पैसे ला सकते हैं, तो वो उसे कहते हैं लिक्विडिटी, LIQUIDITY, लिक्विडिटी. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द कंपनी नीड्स टू मेंटेन हाई लिक्विडिटी टू कवर शॉर्ट टर्म obligations. फिर से मैं बता देती हूँ एग्जांपल, द कंपनी नीड्स टू मेंटेन हाई लिक्विडिटी टू कवर शॉर्ट टर्म
ऑब्लिगेशंस, मतलब होता है ना कि खर्चे बहुत होते हैं कंपनी के, तो उसे काफी हाई लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है कि एकदम से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो उस चीज को बेच के पैसे ला सके। तो वो लिक्विडिटी सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे आपके पास सपोज गोल्ड है तो आप एकदम से बेच के पैसे ले सकते हो, वो लिक्विडिटी हो गया, क्लियर। पर अगर आपके पास कोई और चीज है जो एकदम से बेच के आप उससे पैसे नहीं ले सकते, एकदम से चाहिए, तो वो लिक्विड नहीं होगा, वो लिक्विडिटी नहीं होगी, क्लियर। तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये होगी हमारे फर्स्ट सेगमेंट के 4 वर्डिंग्स। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको अगर कुछ छूट गया हो तो आप जल्दी से दोहरा लें। पहला जो वर्डिंग था शाम का वो था एसेट मैनेजमेंट, ASSET, एसेट मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग अ क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट्स, कि किसी क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना, तो उसे हम कह देते हैं एसेट मैनेजमेंट। जैसे अवर एसेट मैनेजमेंट टीम हैज सक्सेसफुली इंक्रीज्ड द क्लाइंट्स पोर्टफोलियो वैल्यू बाय 15% दिस क्वार्टर, मतलब उनकी गाइडेंस के साथ साथ जो असेसमेंट मैनेजमेंट टीम थी उन्होंने क्लाइंट्स की जो पोर्टफोलियो उसको और 15% तक ऊपर ले गए, क्लियर। तो उसको और भी ज्यादा होता है ना वैल्यूएबल बना दिया। तो ये हो गया एसेट मैनेजमेंट। इसी के बाद जो दूसरी वर्डिंग थी शाम की वो थी कोलैटरल, COLLATERAL, कोलैटरल, यानी कि मीनिंग था इसका एन एसेट प्लेज्ड बाय अ बोरोवर टू सिक्योर अ लोन, मतलब कोई एसेट रख लिया जाता है, बैंक ले लेता है कि जब तक ये आप लोन वापस नहीं करोगे तब तक ये चीज हमारे पास है, तो वो उसे हम कहते हैं कोलैटरल। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द बैंक रिक्वायर्ड कोलैटरल इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट फॉर द बिजनेस लोन। बिजनेस लोन के लिए बैंक को चाहिए कि रियल एस्टेट का कोई बिल्डिंग या कोई लैंड का पीस हो जो कोलेट्रल हो, यानी कि जो कि रखा जाए, एक तरह से होता है ना कि जब तक आप लोन नहीं करते थे पूरा तब तक वो उनके पास रहेगा, क्लियर। सो वो हो जाता है कोलेट्रल। इसी के बाद जो थर्ड वर्डिंग थी शाम की वो थी क्रेडिट रिस्क, CREDIT, क्रेडिट रिस्क, RIS के रिस्क, क्रेडिट रिस्क यानी कि the possibility that a borrower will default on a loan, मतलब कि एक पॉसिबिलिटी होना, आशंका होना कि हाँ कि व्यक्ति दे भी पाएगा, कर भी पाएगा लोन पूरा, तो वो हो जाता है क्रेडिट रिस्क। की रिस्क है कि नहीं, लगता नहीं, इतनी स्टेडी नहीं है इसकी इनकम, नहीं हो पाएगा इससे, तो वो क्रेडिट रिस्क एक बिल्कुल आप वो होता है ना कि एक पूरा अच्छे से इवेल्युएट करते कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्या होगा, क्लियर। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ जो दिया था, वी नीड टू एसेस द क्रेडिट रिस्क बिफोर अप्रूविंग दैट लोन एप्लीकेशन, कि वो लोन एप्लीकेशन अप्रूव करने से पहले हमें क्रेडिट रिस्क देखना होगा कि कितना रिस्की हो सकता है, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्डिंग थी शाम की वो थी लिक्विडिटी, LIQUIDITY, लिक्विडिटी, यानी कि मीनिंग था द एबिलिटी टू कन्वर्ट एसेट्स इनटू कैश क्विकली, मतलब एकदम से जब आप एसेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि होता है ना कि जैसे एकदम से एसेट को बेच के आपने पैसे, आपको जरूरत पड़ी आपने बेच दिया और पैसे मिल गए एकदम से, तो वो हो जाता है लिक्विडिटी। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द कंपनी नीड्स टू मेंटेन हाई लिक्विडिटी टू कवर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होता है कि ये खर्चे वो खर्चे, तो वो करने के लिए उनके पास हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए कि एकदम से पैसे की जरूरत हो तो एकदम से वो कुछ बेच के एकदम से पैसे ले सकें, क्लियर। तो ये होगी हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 348th एपिसोड, और बात चल रही है आज 16 वर्ड्स रिलेटेड टू बैंक that everybody should know। तो चलिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ मैं, आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, और लौटूंगी अगले सेगमेंट में। तब तक जल्दी से आप पानी पी आइए, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, इट्स एक्सट्रीमली हॉट, सो मेक श्योर यू आर टेकिंग इनफ वाटर। तो चलिए ब्रेक के बाद मिलती हूँ और वर्डिंग्स के साथ, स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 348th episode, and today we are talking about 16 words related to bank that everybody should know। तो चलिए जो 5th word आ रहा है शाम का, या यूं कहूँ वर्डिंग आ रही है, वो है ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस आई थिंक किसी और कॉन्टेक्स्ट में हमने इस वर्ड की बात की है काफी महीने पहले, तो अगर तो आप रेगुलरली वोकैबुलरी डोज को सुनते हैं तो आपको जरूर पता होगा इसका मतलब, और अगर नहीं सुनते तो आज से सुनिए ताकि कोई भी वर्ड मिस ना हो। ड्यू डिलीजेंस, DUE, ड्यू डिलीजेंस, DILIGENCE, डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस यानी कि द investigation or audit of a potential
इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो पहले आप देख रहे हैं कि फायदेमंद रहेगी नहीं रहेगी, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसका ऑडिट कर रहे हैं, प्रॉपरली देख रहे हैं कि ये करके हमें फायदा होगा भी, तो वो ड्यू डिलीजेंस की अच्छे से आप उसको परख रहे हैं कि करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, नहीं करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, बिफोर एक्वायरिंग द न्यू कंपनी वी मस्ट कंडक्ट थॉरो ड्यू डिलीजेंस। मतलब नई कंपनी को एक्वायर करने से पहले हमें बिल्कुल अच्छे से डिटेल में जाके ड्यू डिलीजेंस कर लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए कि फायदेमंद रहेगा भी कि नहीं रहेगा। क्लियर? तो ड्यू डिलीजेंस के बाद जो 6th वर्डिंग है शाम की, वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, INTEREST, इंटरेस्ट रेट, RATE, रेट। इंटरेस्ट रेट यानी कि द अमाउंट charged by lenders to borrowers for the use of assets। मतलब इंटरेस्ट रेट होता है जो कि जो अमाउंट चार्ज किया जाता है बाय लेंडर्स, जो पैसे देते हैं बोरोवर्स को फॉर द यूज ऑफ एसेट्स, कि कोई एसेट यूज किए गए तो उसके लिए जो बोरोवर्स होते हैं, जो मतलब कि लेते हैं वो एसेट या जो भी चीज है वो लेते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। जैसे द इंटरेस्ट रेट on this mortgage is fixed for the first 5 years, कि मतलब जो इंटरेस्ट रेट है इस मॉर्गेज पे वो फिक्स्ड है फॉर पहले 5 सालों के लिए फिक्स्ड है। तो जैसे कोई चीज ली आपने तो उसके आपने पैसे देने हैं तो उस पे इतना % इंटरेस्ट 5 सालों के लिए फिक्स्ड है कि इतना तो देना ही देना है। क्लियर? सो आई होप यू गॉट द सेंस। तो इंटरेस्ट रेट के बाद जो 7th वर्डिंग है शाम की, वो है अमोर्टाइजेशन। amortization, 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 amortization यानी कि the process of gradually paying off a debt over time through regular payments। मतलब जब रेगुलर पेमेंट्स कर करके काफी लंबे समय तक पैसे दे रहे हैं किसी लोन को पूरा भरपाई करने के लिए, तो उसे हम कह देते हैं क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन, AMORTIZATION, अमोर्टाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली पेइंग ऑफ अ डेब्ट ओवर टाइम थ्रू रेगुलर पेमेंट्स। क्लियर? कोई डेब्ट है आपका तो उसको आप धीरे धीरे करके लगातार लंबे समय तक पैसे दे के पूरा कर रहे हैं तो वो कहलाता है अमोर्टाइजेशन। तो चलिए इसी के बाद जो नेक्स्ट वर्डिंग आ रही है शाम की, वो भी एक अच्छी वर्डिंग है, पर उससे पहले इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। द लोन हैज अ 20 years amortization schedule, मतलब कि 20 सालों तक आपको पैसे देते जाना है रेगुलरली इस लोन के लिए। तो वो 20 साल तक आप हर महीने इतना पैसा दे रहे हैं, तो वो अमोर्टाइजेशन। जैसे होता है ना, कई बार आप घर लेते हैं लोन पे तो फिर वो आप इतने 20 सालों तक हर महीने इतने पैसे दे रहे हैं। सो द लोन हैज अ 20 year amortization schedule। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्डिंग है शाम की, वो भी एक अच्छी है, यील्ड। यील्ड ये तो आपको पता होगा, यील्ड, YIELD, यील्ड, YIELD, यील्ड यानी कि द अर्निंग्स generated and realized on an investment over a particular period। मतलब जो आपने क्या उस पे पाया, क्या अर्न किया, एंड क्या आपने मतलब कि होता ना कि द अर्निंग्स, एक क्या होता है कि जनरेट करना, किसी चीज से आप पैसे बना रहे हैं और वो भी मतलब रियलाइज करे कि धीरे धीरे कितना आपने बनाया, कितनी इन्वेस्टमेंट में कितना आपका फायदा हुआ, तो वो यील्ड होता है। द अर्निंग्स जनरेटेड एंड रियलाइज्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड। जैसे एग्जांपल आपको देती हूँ, क्लैरिटी हो जाएगी। द बॉन्ड्स यील्ड हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। मतलब जो बॉन्ड है उसकी जो यील्ड है वो इंक्रीज होती जा रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी ज्यादा हैं। क्लियर? तो यील्ड यानी कि उसकी जो अर्निंग्स है, जो वो अर्निंग कर रहा है, जो अर्निंग दे रहा है आपको। क्लियर? तो यील्ड होता है कि किसी चीज पे आपको कितना वो पैसा कमा के आपको दे रहा है किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद ये हो गए हमारे 4 वर्डिंग्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 348th एपिसोड। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, जो 5th वर्डिंग थी इस शाम की, वो बहुत ही सिंपल सी वर्डिंग थी, ड्यू डिलीजेंस, DUEDILIGENCE, ड्यू डिलीजेंस। अलग अलग दोनों वर्ड हैं। ड्यू डिलीजेंस जिसका मतलब बताया था द इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट ऑफ अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। कोई आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उस पर आप देख रहे हैं कि क्या फायदा हो सकता है, कितना
होता है ना कि कितना प्रॉफिट हो सकता है या नहीं होगा, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो ड्यू डिलीजेंस हो जाती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ जो दिया था, बिफोर एक्वायरिंग द न्यू कंपनी वी मस्ट कंडक्ट थॉरो ड्यू डिलीजेंस, कि मतलब एक नई कंपनी एक्वायर करने से पहले हमें एक डिटेल्ड में प्रॉपर कर लेना चाहिए कंडक्ट की ड्यू डिलीजेंस क्या है, कि मतलब कि एकदम से क्या एक थॉरली देख लेना चाहिए कि क्या कितना प्रॉफिट हो सकता है या कहीं हम नुकसान तो नहीं कर बैठेंगे। क्लियर, तो वो ड्यू डिलीजेंस होता है। इसी के बाद जो 6th वर्डिंग थी शाम की वो थी इंटरेस्ट रेट, INTEREST, इंटरेस्ट रेट, RATE रेट। इंटरेस्ट रेट हम सभी यूज कहीं ना कहीं हमने सुना होता है या हमने यूज भी किया होता है। इंटरेस्ट रेट का मतलब मैंने बताया था द अमाउंट चार्ज्ड बाय लेंडर्स टू द बोरोवर्स फॉर द यूज ऑफ एसेट्स। कोई चीज आपने ली है किसी से, तो वो आप किसी प्रॉपर टाइम के बाद वापस कर रहे हैं पैसे जैसे, तो उस पर क्या इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो वो हो जाता है इंटरेस्ट रेट। क्लियर, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस मॉर्गेज इज फिक्स्ड फॉर द 5 years, मतलब पहले 5 सालों के लिए जो इस मॉर्गेज पे इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड ही रहेगा, चाहे महंगाई बढ़े या कम हो, ये फिक्स्ड ही रहेगा। अगर 10% है या 11% है तो वो उतना ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। इसी के बाद जो 7th वर्डिंग थी शाम की वो थी एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन AMORTIZATION, एमोर्टाइजेशन यानी कि द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली पेइंग ऑफ अ डेब्ट ओवर टाइम थ्रू रेगुलर पेमेंट्स, मतलब रेगुलर पेमेंट्स करके जब आप बहुत टाइम तक एक डेब्ट को पूरा कर रहे हैं तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, अमोर्टाइजेशन। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ जो दिया था, द लोन हैज 20 years अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, मतलब 20 सालों तक आपको थोड़े थोड़े पैसे देते रहने हैं पूरा करने के लिए लोन, ये नहीं कि आपने 10 सालों में करके दे दिया। क्लियर, तो इसी के साथ जो हमारे 8th वर्डिंग थी शाम की वो थी यील्ड, YIELD, यील्ड यानी कि जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, द अर्निंग्स जनरेटेड एंड रियलाइज्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी चीज ने कितना आपको पैसे कमा के दिया उसे हम कहते हैं यील्ड। जैसे द बॉन्ड्स यील्ड हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ गए तो उसकी वजह से जो बॉन्ड ने अर्न किए पैसे इतने समय में वो भी काफी ज्यादा थे। क्लियर, सो द बॉन्ड यील्ड हैज इंक्रीज्ड। क्लियर, तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद ये हो गए हमारे 4 वर्डिंग्स फॉर द सेकंड सेगमेंट, और मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर 3rd सेगमेंट में। बात चल रही है आज 16 वर्ड्स रिलेटेड टू बैंक एवरीबडी शुड नो। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. तो चलिए, नाउ वी आर इन द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 348th एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 16 वर्डिंग्स रिलेटेड टू बैंक्स। तो चलिए, जो 9th वर्डिंग आ रही है शाम की वो है लेवरेज। लेवरेज LEVERAGE, लेवरेज यानी कि द यूज ऑफ borrowed funds to increase the potential return of an investment, मतलब अगर आपने कुछ पैसे लिए हैं और उससे मतलब जैसे कोई फंड्स लिए हैं तो आप टू इंक्रीज करने के लिए कि पोटेंशियल जो रिटर्न हो आपका आगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो उसमें जो रिटर्न्स हो वो और भी बेहतर हो, तो वो लेवरेज होता है। द यूज ऑफ बोरोड फंड्स, कि जब आप फंड्स लेते हैं, बोरो करते हैं टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए पोटेंशियल रिटर्न, की जो रिटर्न में है वो ज्यादा हो ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, तो वो कहलाता है लेवरेज करना। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, द फर्म इज हाईली लेवरेज्ड व्हिच इंक्रीजेस its potential returns but also its risk, मतलब कि जो फर्म है, कंपनी है, वो बहुत ही ज्यादा लेवरेज्ड है, तो वो अपनी जो होता है ना कि which increases its
पोटेंशियल रिटर्न्स, कि आपने रिटर्न्स तो बढ़ाती ही है कि कितने रिटर्न आएंगे, बहुत बेहतर रिटर्न आएंगे, बट साथ में रिस्क भी उतना ही, जितने रिटर्न्स अच्छे होंगे उतना रिस्क भी आ जाता है। क्लियर? तो ये लेवरेज होता है कि आपने कोई फंड्स लिए जिससे आप इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, पोटेंशियल रिटर्न्स जो है वो बेटर हो इन्वेस्टमेंट में, तो उसके लिए आप फंड्स लेते हैं, तो वो कहलाता है लेवरेज करना। कोई डाउट्स हैं इस वर्डिंग को लेके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल ऑन माय आईडी divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com, और YouTube चैनल पे जाइए रेडियो उड़ान के, और वहां जाके भी आप अपना मैसेज वहां पे कमेंट एरिया में वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में डाल सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए जो 10th वर्डिंग है शाम की वो है नेटवर्थ। ये तो पता होगा आपको, NET, नेटवर्थ, WORTH, वर्थ। नेटवर्थ यानी कि द टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी, मतलब जितने भी मतलब पूरे टोटल जितने भी आपके पास एसेट्स हैं, फिर उसके बाद माइनस करने के बाद टोटल लायबिलिटीज की कितने खर्चे हैं आपके, तो उसके बाद जो बच जाता है किसी इंडिविजुअल या कंपनी का, तो वो कहलाता है नेटवर्थ। जैसे एग्जांपल, द क्लाइंट्स नेटवर्थ हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट ईयर, मतलब पिछले एक साल में जो क्लाइंट है उसकी जो नेटवर्थ है वो काफी बढ़ी है, कि मतलब उसकी लायबिलिटीज खर्चे कम होते गए और जो उसकी इनकम है वो बढ़ती गई। क्लियर? सो ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, नेटवर्थ, कि सारी लायबिलिटीज को, खर्चों को काट के जो पैसे रह जाते हैं वो कहला जाती है नेटवर्थ। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्डिंग है शाम की वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर तो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में, तो आपको अच्छे से पता होगा, ये आपके बिल्कुल जुबान पे होगा ये वर्डिंग, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, PORTFOLIO, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, DIVERSIFICATION, डाइवर्सिफिकेशन यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स अमंग डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स टू रिड्यूस रिस्क। मतलब जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप 10 के 10 एक ही चीज पे लगा रहे हो, तो वो बहुत रिस्की, अगर वो चीज डूब गई तो आपके पैसे भी डूब जाएंगे। पर वो 10 चीजें आप अलग अलग चीजों में डालते हैं, आप रियल एस्टेट में डाल रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग में डाल रहे हैं, आप स्टॉक्स में डाल रहे हैं, तो अगर कोई एक दो चीज डूब भी गई तो और चीजें तो है ना, हो सकता है उनमें से कोई चीज बहुत ग्रो भी कर जाए, तो वो हो जाता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, उसको डाइवर्सिफाई करना, एक से या दो से नहीं, अलग अलग चीजों में करना है। ठीक है? क्लियर? तो चलिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बाद जो अगली वर्डिंग आ रही है शाम की, वो बोलने से पहले वैसे तो आपको एक एग्जांपल मैं देना भूल ही गई, तो वो भी दे देती हूँ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की। सो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज की टू मैनेजिंग रिस्क इन वॉलेटाइल मार्केट्स, मतलब जैसे मार्केट पैसे बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है ना, कभी कभी ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे आ रहा होता है, तो अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो आप रिस्क को काफी हद तक मैनेज कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्डिंग आ रही है शाम की वो है अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग UNDERWRITING, अंडरराइटिंग यानी कि द प्रोसेस बाय विच अ लेंडर इवेल्युएट्स द रिस्क ऑफ अ बोरोअर, मतलब कि एक प्रोसेस होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा एक लेंडर जो पैसे देता है, लेंड करता है, वो इवेल्युएट करता है कि कितना रिस्क है एक बोरोअर का। ठीक है? कि अगर वो इसे पैसे देगा वो तो कितना रिस्क हो सकता है, तो वो होता है अंडरराइटिंग। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ क्लैरिटी के लिए, Our underwriting team will review your application to assess your कह सकते क्रेडिट वर्थनेस, मतलब कि क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जो हमारी पूरी टीम है अंडरराइटिंग की वो देखेगी कि क्या आपको करके हमारा फायदा होगा या नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं, तो क्रेडिट वर्थनेस आपकी चेक करेगी। क्लियर? क्रेडिट वर्थनेस की अगर हम करेंगे तो कितना नुकसान रहेगा या कितना फायदा होगा हमें। तो अंडरराइटिंग एक प्रोसेस होता है जिससे वो प्रॉपर इवेल्युएट करती है कि आपको अगर वो कोई भी चीज जैसे पैसे दे रहे हैं, लेंड कर रहे हैं, तो वो फायदेमंद रहेगा या नुकसान हो सकता है। तो इसी के साथ ये होगी हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 348th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो जो 9th वर्डिंग थी इस शाम की वो थी लेवरेज, LEVERAGE, लेवरेज यानी कि द यूज ऑफ बोरोड फंड्स टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का होता है ना कि क्या, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने कोई
फंड्स लिए हैं तो वो आपने इंक्रीज करने के लिए लिए हैं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपने किया उसके रिटर्न्स और भी बेहतर आए, तो वो हो जाता है लेवरेज करना, कि आपने फंड्स खरीदने हैं किसी चीज पे लगाने के लिए और इस होप में कि ये और भी अच्छे रिटर्न दे, तो वो होता है लेवरेज। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द फर्म इज हाईली लेवरेज्ड व्हिच इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल रिटर्न्स बट ऑल्सो इट्स रिस्क, कि मतलब जो फर्म है, कंपनी है, वो काफी लेवरेज है हाईली, पर इससे उसके जो पोटेंशियल कह सकते हो, जो पोटेंशियल रिटर्न्स है वो तो बढ़ते ही हैं, पर साथ में रिस्क भी उतना ही हो जाता है, जितना बड़ा रिटर्न उतना ही रिस्क भी। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्डिंग है शाम की वो थी नेटवर्थ, NET नेटवर्थ, WORTH वर्थ, नेटवर्थ यानी कि मीनिंग था इसका द टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनी। एक किसी कंपनी या किसी व्यक्ति की जो टोटल एसेट्स हैं उनके, उसके बाद माइनस टोटल लायबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी, तो वो कहलाता है वर्थ। मतलब जितने भी खर्चे हैं वो सारे माइनस करने के बाद जितने पैसे रह जाते हैं, जितने एसेट्स रह जाते हैं, वो कहलाता है नेटवर्थ। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द क्लाइंट्स नेटवर्थ has grown significantly over the past year, मतलब हो सकता है पहले खर्चे थे वो खत्म हो गए हो, तो अब वो काफी पैसे बना रहे हैं, उसकी लायबिलिटीज बहुत कम है, तो उसकी काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? प्रॉपर एक साल में उसका बहुत अच्छे तरीके से नेट वर्थ जो है वो बढ़ चुकी है। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। कोई भी डाउट्स हो आप कभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए 11th वर्डिंग जो है शाम की वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, PORTFOLIO, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, DIVERSIFICATION, डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट्स अमंग डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स टू रिड्यूस रिस्क। मतलब क्या होता है कि जब आप स्प्रेड करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, किसी एक चीज में ना इन्वेस्ट करके आप उसमें से थोड़ी थोड़ी चीजें अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे अलग अलग फंड्स हो गए, गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, तो वो हो जाता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि क्या होता है, अगर आप एक ही चीज में पैसे लगा दोगे और वो चीज डूब गई तो आप बिल्कुल ही जीरो पे आ जाओगे, पर अगर आपके 5-6 चीजों में आपने अलग अलग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है तो एक दो चीज डूब भी गई तो और तो है, तो कोई ना कोई तो फायदे में लेके जाएगी। क्लियर? तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसी के साथ इसका एग्जांपल जो मैंने दिया था वो था, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज द की टू मैनेज रिस्क इन वॉलेटाइल मार्केट। मतलब वॉलेटाइल मार्केट्स हैं आजकल, काफी ऊपर नीचे हो रहा है पैसा, तो उसमें अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, वो आपको हेल्प करता है रिस्क मेंटेन करने में। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्डिंग है शाम की वो थी अंडरराइटिंग, UNDERWRITING, अंडरराइटिंग, जिसका मतलब था द प्रोसेस बाय विच अ लेंडर इवेल्युएट्स द रिस्क ऑफ अ बोरोअर। मतलब एक बोरोअर का रिस्क जो है वो इवेल्युएट करता है एक लेंडर, तो उसे हम कह देते हैं अंडरराइटिंग। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जैसे सोचते हैं ना कि कोई अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है और आप उसको देना लैंड करने वाले हो, पर आप देख रहे हो कि क्या ये कर पाएगा वापस, तो वो हो जाता है अंडरराइट। प्रॉपर आप इवेल्युएट करते हो चीजों को। तो अवर अंडरराइटिंग टीम विल रिव्यू योर एप्लीकेशन टू एसेस योर क्रेडिट वर्थ। मतलब कि क्रेडिट वर्थनेस की, मतलब हमारी जो टीम है वो प्रॉपर पहले देखेगी कि आपकी एप्लीकेशन को हमें अप्रूव करना भी चाहिए कि नहीं, क्या पता आपको लोन देते हैं और आप ना कर पाओ वापस। क्लियर? तो इसी के साथ ये होगी हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 348th एपिसोड। बात चल रही है आज 16 वर्ड्स रिलेटेड टू बैंक। तो चलिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 4th सेगमेंट में। जल्दी से जाइए, पानी पी के आइए, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, तो बी केयरफुल, स्टे हाइड्रेटेड। तो अभी तो मैं मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर और वर्डिंग्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। This is the 4th segment of this 348th episode and we are talking about 16 words related to banks. तो चलिए, the 13th word for the evening is return on investment, ROI, ROI. Return on investment, RETURN, return on on investment, INVESTMENT, investment. ROI, 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 मतलब कि कोई चीज में आपने इन्वेस्ट किया था और उस पर क्या रिटर्न आया, तो वो हो जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे मेजर यूज्ड टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया था उसमें कितना फायदा हुआ, क्या वो आपके लाभ प्रॉफिटेबल रही, नहीं रही। तो जैसे कोई भी चीज आपने इन्वेस्ट की थी, आपको उसमें ज्यादा अच्छा रिटर्न आया तो वो काफी आपके लिए अच्छी रही, पर अगर नहीं रहा है तो वो रॉय इतना अच्छा नहीं रहा। क्लियर?
तो एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दे देना है, द रॉय ऑन दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% एनुअली। मतलब कि जो रॉय है, रिटर्न है, वो लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट पे हर साल 10% मिलेगा। क्लियर? सो रॉय प्रॉपर्ली इवेल्युएट किया होता है कि इसमें इतना फायदा हो सकता है हर साल। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 14th वर्ड है शाम का, वो है हेज फंड। हेज फंड, HEDGE, हेज फंड, FUND, फंड, हेज फंड, यानी कि मीनिंग मतलब जो है इसका सिंपल है, वो है एन इन्वेस्टमेंट फंड दैट एम्प्लॉयज डाइवर्स स्ट्रेटेजीज टू अर्न एक्टिव रिटर्न्स फॉर इट्स इन्वेस्टर्स। कि मतलब इन्वेस्टर्स के लिए होता है ना कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारा रिटर्न पैदा कर सके या यूं इकट्ठा कर सके, तो वो प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होती है फंड की, तो उसे हम कह देते हैं हेज फंड। हेज फंड यानी कि एन इन्वेस्टमेंट फंड दैट एम्प्लॉयज डाइवर्स स्ट्रेटेजीज, अलग अलग स्ट्रेटेजीज को यूज करके वो फंड यूज करता है ताकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लाया जा सके। क्लियर? एक्टिव रिटर्न लाया जा सके। तो चलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सिंपल सा एग्जाम्पल है, ही इन्वेस्टेड अ portion of his savings in a hedge fund to potentially achieve higher returns। कि मतलब उसने सोचा कि इसमें तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज होती हैं, प्रॉपरली ध्यान दिया जाता है कि रिटर्न बेटर हो, तो इसलिए उसने अपना जो भी सेविंग्स का एक बड़ा पोर्शन था वो उसने पूरा हेज फंड में लगा दिया, इस होप में कि वो उसे पोटेंशियली बहुत अच्छा रिटर्न, हाई रिटर्न मिलेगा। तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्डिंग है इस सेगमेंट की, वो है, ये भी एक अच्छा सिंपल वर्ड है, कैपिटल मार्केट्स। ये तो आपको पता होगा, कैपिटल मार्केट्स, CAPITAL, कैपिटल मार्केट्स, MARKETS, मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कि एक मार्केट जहाँ पे आप बेचते हैं और खरीदते हैं इक्विटी एंड डेब्ट को, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, वो कैपिटल मार्केट्स। जैसे शी वर्क्स इन कैपिटल मार्केट्स फोकसिंग ऑन बॉन्ड इशुएंस, मतलब कि वो बॉन्ड्स इशुएंस में काम करती है और कैपिटल मार्केट में वो काम कर रही है, तो उसका फोकस रहता है बॉन्ड इशुएंस में। ठीक है, बॉन्ड को इशू करना, क्या करना, कैसे करना, तो वो सब कुछ। तो फाइनेंशियल मार्केट होती है जहाँ पे आप खरीदते हैं और बेचते हैं इक्विटी को और डेब्ट को, इंस्ट्रूमेंट्स को, तो वो कहला जाती है, क्या कहला जाती है, वो हो जाती है हमारी कैपिटल मार्केट। तो जैसे अक्सर इन मार्केट्स में क्या रहता है, कैपिटल मार्केट में स्टॉक्स रहते हैं या बॉन्ड्स रहते हैं, तो जहाँ पे आप स्टॉक्स और बॉन्ड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। क्लियर? तो चलिए अगर कोई डाउट्स हैं आप कभी भी पूछ सकते हैं। इसी के बाद जो हमारी 16th वर्डिंग आ रही है शाम की, वो है मर्जर्स एंड एक्यूजिशंस, M&A। जी हाँ, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा मर्जर्स एंड एक्यूजिशंस। तो मर्जर्स एंड एक्यूजिशंस, M&A, यानी कि मतलब होता है इसका द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग कंपनीज और एसेट्स। मतलब कंपनीज और एसेट्स को जब प्रोसेस में इकट्ठा किया जाता है, मर्ज किया जाता है, एक्वायर करके एक्विजिशन की जाती है, तो वो कहलाता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, M&A। जैसे एग्जांपल, द M&A टीम इज इवेल्युएटिंग अ पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट। मतलब जैसे कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो सोचिए छोटी कंपनी को मैं खरीद लूंगा, पर उसकी जो प्रॉपर टीम है M&A यानी कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन टीम है, वो देख रही है अच्छे से कि ये जो हम एक्वायर करने का सोच रहे हैं, टारगेट जो है हमारा, वो इतना ज्यादा सही रहेगा पोटेंशियली या नहीं रहेगा, तो वो प्रॉपर प्रोसीजर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन होता है द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग कंपनीज को इकट्ठे करना एंड एसेट्स को इकट्ठे करना। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गया हमारी लास्ट यानी कि 16th वर्डिंग फॉर द इवनिंग। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th वर्डिंग फॉर द इवनिंग वाज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, return on investment, RETURN, return on ON, investment, 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 ROI यानी कि a measure used to evaluate the efficiency of an investment। एक इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी को देखना कि इन्वेस्टमेंट से क्या आपको प्रॉफिट होगा भी, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की क्या प्रॉफिट रहा, कितना आपने ज्यादा मतलब जितना खर्चा था उसका कितना फायदा हुआ, आपको कितना बना पाए एक्स्ट्रा। जैसे द ROI ऑन दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% एनुअली। ये लग रहा है कि 10% हर साल इसका ROI रहेगा कि इतना आपको रिटर्न मिलेगा।
तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्डिंग है शाम की वो थी हेज फंड, HEDGE हेज फंड, FUND फंड। ये इसका मतलब मैंने आपको बताया था, एन इन्वेस्टमेंट फंड दैट एम्प्लॉयज या यूजेस डाइवर्स स्ट्रेटजीज टू अर्न एक्टिव रिटर्न्स फॉर इट्स इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड में, हेज फंड में, वो वहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटजीज का प्रयोग करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रिटर्न्स मिल सके इन्वेस्टर्स को, तो वो कहलाते हैं हेज फंड। तो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ही इन्वेस्टेड अ पोर्शन ऑफ हिज सेविंग्स इन अ हेज फंड टू पोटेंशियली अचीव हायर रिटर्न, कि उसने अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा हेज फंड में लगा दिया था पोटेंशियली, इस होप में कि वो शायद उसको अचीव करेगा एक हायर रिटर्न, एक अच्छा खासा रिटर्न। तो चलिए इसी के बाद जो 15th वर्डिंग है शाम की वो थी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट CAPITAL, कैपिटल मार्केट MARKETS मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स का मतलब मैंने बताया था फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स को जहाँ पे खरीदते हैं और बेचते हैं, वो मार्केट को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, she works in capital markets focusing on bonds issuance, bond issuance, मतलब बॉन्ड इश्यूएंस में फोकस करती है वो, और वो काम करती है कैपिटल मार्केट्स में। क्लियर? तो फोकसिंग ऑन बॉन्ड इश्यूएंस, की बॉन्ड को इश्यू करना, क्या कैसे कब, ठीक है, तो कैपिटल मार्केट्स। तो कैपिटल मार्केट्स के बाद जो 16th या यूं कहूँ लास्ट वर्डिंग थी शाम की वो थी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, M&A, MERGERS, mergers and A&D, and acquisition, ACQUISITIONS, acquisitions। यानी कि मीनिंग मैंने बताया था, द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग कंपनीज और एसेट्स, की कंपनीज या एसेट्स को इकट्ठे करना, तो वो उससे उस प्रोसीजर को हम कह देते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, M&A। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द M&A टीम इज इवेल्युएटिंग अ पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट, कि मतलब पोटेंशियल टारगेट वो देख रहे कि ये सही रहेगा, ये फायदेमंद रहेगा, नहीं रहेगा, तो वो टारगेट का प्रॉपर इवेल्युएट कर रही है M&A टीम, ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन टीम। तो इसी के साथ ये होगी हमारी 4 वर्डिंग्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 348th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर। लास्ट सेगमेंट में आपको बताऊंगी कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 348th episode, and today we have talked about 16 words या यूं कहूँ wordings related to bank that everybody should know। तो ये wordings आपको कैसी लगी? कोई आप भी ऐड करना चाहते हैं या कोई कंफ्यूजन है, आप कभी भी कोई भी चीज अपना फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या व्यूज शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाइए और वहाँ पे शेयर कीजिए, या आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके रेडियो उड़ान का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए, और वहाँ पे वोकैबुलरी उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी एपिसोड को सुन सकते हैं और वहाँ पे कमेंट एरिया में अपना डाउट, क्वेश्चन, व्यू, फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो फॉलो कर ही सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, Twitter/X हो या फिर लिंक्डइन हो, वहाँ पे आप मैसेज करना मत भूलिएगा। तो आप मुझे भी मेल कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे, या मेरे पर्सनल ईमेल आईडी यानी कि divyapens31@gmail.com पे कर सकते हैं। DIVYAPENS31@gmail.com। तो अभी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी, सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नियर नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, यूज दीज वर्ड्स एंड मेक श्योर यू आर कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो मेक श्योर कि आप पानी पी रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख रहे हैं। तो इसी दुआ के साथ कि आप और सीखेंगे और सिखाएंगे और बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। नेक्स्ट वीक मिलती हूँ फिर से आपके साथ, मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड।